हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज आपके लिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। जी हाँ, शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास यह द्वितीय वर्ष का विषय है और आज इस विषय के हम इकाई 1 की बात करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया। साथ ही साथ इस इकाई के अंक विभाजन की भी बात करेंगे और तो और हम इस इकाई के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी एक ऐसी सर्विसेज है जो भारत भर के छात्रों को हमारे विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया से प्रवेश दिलाती है, जो कि हम बी फार्मा, डी फार्मा, डीएड, बीएड, रीड, इसमें बात कर ले तो और भी जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, जी हाँ, और डीएड, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन कराती है। आप इच्छुक कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं, दिए गए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों और जो भी आपके घनिष्ठ लोग हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर उन्हें एडमिशन दिला सकते हैं। साथ ही साथ अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ सैकड़ों छात्रों ने अभी तक शिक्षा प्राप्त की है, साथ ही साथ अच्छे पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपको श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर अपना डिग्री प्राप्त करना चाहिए और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ डिग्री बनाकर अपना मनचाहा पद प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। साथ ही साथ चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के अब हम बात कर लेते हैं इस इकाई का जिसका नाम है इकाई 1, भारत शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया। जी हाँ, भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया इकाई 1 की बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो अंक विभाजन की बात करते हैं, इकाई 1 पर कुल 15 अंक आवंटित है। जी हाँ, इस इकाई 1 पर कुल कितने अंक आवंटित है? 15 अंक आवंटित है। इस इकाई 1 में 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं जो कि वस्तुनिष्ठ है। दूसरा, इकाई 3 मार्क्स का एक प्रश्न आता है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 मार्क्स का भी एक प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय है। 5 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, अति दीर्घ उत्तरीय है। तो इस प्रकार से कुल यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 वस्तुनिष्ठ मिलेंगे। तो ये 5, 4, 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित हो गए हैं इस इकाई पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से हैं? जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 18 यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। कुल टोटल 18 प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको एक नंबर नहीं दिलाएंगे। इन 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता से आप बड़े बड़े लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय इन प्रश्न उत्तरों को लिख पाएंगे इनकी सहायता से। तो आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसमें सबसे पहला है, एक प्रबंधक की छवि कैसी होनी चाहिए? एक जो प्रबंधक होता है यानी कि जो प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टर जो होता है, कहाँ का छात्र स्कूल का जो होता है डायरेक्टर, उसकी छवि कैसी होनी चाहिए? एक प्रबंधक की छवि होनी चाहिए मेल जोल एवं भागीदारी की। जी हाँ, जो प्रबंधक होता है शाला का, कॉलेज का, स्कूल का, जो भी होता है वह कैसा होना चाहिए? मेल जोल एवं भागीदारी का। ऐसा नहीं रौब दिखाना चाहिए, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर भागीदारी लेकर अपना कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों के कार्य में सहायता करनी चाहिए और खुद का भी काम स्वयं करना चाहिए। तो उसकी क्या छवि होनी चाहिए? मेलजोल एवं भागीदारी की। दूसरा, विद्यालय प्रशासन का तत्व है नियोजन। जी हाँ, विद्यालय प्रशासन जो होता है उसका तत्व है, उसका क्या काम है भाई? नियोजन। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, योजना। जी हाँ, नियोजन। अगला, राष्ट्र का निर्माता किसे कहते हैं? राष्ट्र का निर्माता नो डाउट शिक्षक को कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा, शैक्षिक प्रकाशन का मुख्य कार्य क्या है? नियोजन। जी हाँ, जो शैक्षिक प्रशासन है उनका मुख्य कार्य होता है नियोजन करना, प्लानिंग करना। ये भी ध्यान रखना है। विद्यालय प्रशासन का तत्व है, शैक्षिक प्रकाशन का मुख्य कार्य है नियोजन। इन दोनों को ध्यान रखिए, उत्तर सेम है पर ये दोनों अलग अलग है। विद्यालय प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्कूल का जो स्टाफ होगा प्रशासन, उसको विद्यालय प्रशासन बोलेंगे। उनका भी काम भाई शिक्षा का प्लान ही करना है। लेकिन आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ये कोई स्कूल नहीं है, एक शिक्षण संस्था है, एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है,
मध्य प्रदेश के सभी शिक्षा से जुड़े नियम कानून बनाता है, तो वो भी क्या है, और उसका भी काम नियोजन ही है, और वो शैक्षिक प्रकाशन है हमारे मध्य प्रदेश का। इसी प्रकार से पूरे देश का भी शैक्षिक प्रकाशन होगा। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं। पुस्तकालय से छात्रों का कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है। ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, संपूर्ण विकास, यानी हर प्रकार का जो विकास होना चाहिए छात्रों का, वो किस चीज से हो जाएगा? पुस्तकालय से हो जाएगा। पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानाचार्य का कक्ष समीप में होना चाहिए। किसके समीप में? कार्यालय के। जी हाँ, प्रधानाचार्य का जो कक्ष होना चाहिए वो कार्यालय के समीप में होना चाहिए। प्रधानाचार्य को कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, कई प्रकार के ऑफिस वर्क, ऑफिशियल, औपचारिक कार्य करने होते हैं, तो उसका जो कक्ष होना चाहिए वो कार्यालय के समीप होना चाहिए। प्रधानाचार्य का कक्ष कार्यालय के समीप होना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यालय में मूत्रालय और शौचालय कहां पर होना चाहिए? जो विद्यालय होता है वहां पे जो टॉयलेट और बाथरूम की जो व्यवस्था होती है, लेटरिन की, वो कहां होनी चाहिए? तो प्रयोगशाला के पास होनी चाहिए। किसी ऑफिस या कक्षा के पास रहेगा तो दुर्गंध आएगा, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा छात्रों का, वह दूर होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, तो प्रयोगशाला के पास होना चाहिए, सबसे बेटर जगह होगी जहां पर रसायन वगैरह होते हैं, जहां प्रयोग किया जाता है, वहां होना चाहिए। प्रयोगशाला में लंबा समय बिताया जाता है, तो वहां पर भी चाहिए होता है कि एक ब्रेक हो, जहां पर विद्यालय जो छात्र छात्राएं हैं वो शौचालय एवं मूत्रालय का यूज जो है कर सके। तो विद्यालय में मूत्रालय और शौचालय कहाँ होना चाहिए? प्रयोगशाला के पास में होना चाहिए। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी का नाम क्या है? एनसीईआरटी का पूर्ण नाम, जो फुल फॉर्म है एनसीईआरटी, उसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये ध्यान रखना आपको ना। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं तो याद पूरा रखना पड़ेगा आपको। देखिए, एनसीईआरटी इंग्लिश में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन बताया गया इधर हिंदी में, क्या? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये एनसीईआरटी का इंग्लिश में जो एनसीईआरटी होता है उसका फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में, उसका दिया है हिंदी में आपको रूपांतरण। ठीक है, अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रकाशन का संबंध किससे होता है? शैक्षिक है तो भाई शिक्षा से ही होगा ना। शैक्षिक प्रशासन है तो वो रोजमर्रा के बिजली पानी के काम नहीं देखेगी, वो किसके देखेगी? शिक्षा के काम। तो शैक्षिक प्रकाशन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत। देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा का शब्द क्यूरेरे, जी हाँ, लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है। जी हाँ, जो करिकुलम शब्द होता है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है। क्यूरेरे, CURRE, ये ध्यान रखना है। अगला, पाठ्यक्रम सहभागी सहगामी क्रियाएं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपने जो छात्र होते हैं अपने सहपाठियों के साथ, कक्षा के सहपाठियों के साथ मिलकर कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं पढ़ते लिखते वक्त? हम लोग उनसे वाद विवाद प्रतियोगिता, टीम वर्क, है ना, मिलजुल कर नाट्य, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे हम क्या हो उनके साथ मिलजुल कर काम करने का सीखें और साथ में सीखने पढ़ने भी मिले। तो पाठ्यक्रम सहगामी, साथ में करने वाली, साथ में जो काम करते हैं हमारे सहकर्मी जो होते हैं, तो छात्रों के साथ में दूसरे सहपाठी होते हैं, तो उनके साथ मिलकर जो क्रियाएं कर सकते हैं, कौन से होते हैं? वो होती है क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत। कौन से? वो क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। जितनी भी होंगी वो क्रिया मतलब कौन सी एक्टिविटी करनी है, रुचि किसमें छात्रों की रुचि है, और नियोजन यानी कि प्लानिंग के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं वह क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। यानी जो कक्षा में छात्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो कार्य करते हैं, कभी कभी ग्रुप नाटक करते हैं, और या फिर हो सकता है वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, जो भी चीजें होती हैं ये सब किस पर आधारित होती हैं? क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया है। साहित्यिक पाठ्य, साहित्यिक मतलब लिटरेचर, किताबें, है ना, साहित्य, और पाठ्य मतलब पढ़ना, और सहगामी मतलब साथ में। तो वो किताबें, वो लिटरेचर जो छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं वो कौन सी क्रिया है? साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सी है? वाद विवाद करना, कविताएं की प्रतियोगिता, गीत, रंगमंच, ये सब जो है ये कौन सी है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं। ये साथ ही साथ साहित्यिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। सिर्फ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहेंगे किस पर आधारित होती हैं? तो ये क्रिया, रुचि और नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। लेकिन साहित्यिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की बात करेंगे तो वो है, ये उदाहरण है, ये सिद्धांत है और ये उदाहरण है। किस सिद्धांत पर आधारित होंगी ये क्रियाएं? तो रुचि, क्रिया एवं नियोजन के सिद्धांत पर। और ये उदाहरण पूछा कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर वाद विवाद और कविता प्रतियोगिताएं जो होती हैं वही होती हैं इस पाठ्य साहित्यिक पाठ्य सामग्री क्रिया पर आधारित होती है, सहगामी क्रिया पर आधारित होती है। अगला, कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? जी हाँ, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारत के
आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। जी हाँ, यह कथन है, शिक्षा ही राष्ट्र एकता का आधार है, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से कुछ वर्षों को, ईयर को, डेटा याद रखना पड़ेगा। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई है? तो आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना 1964 1964 में हुई है। आंग्ल भाषा संस्थान की स्थापना 1964 वर्ष में हुई है। जी हाँ, आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल में जो है उसकी स्थापना 1964 1964 में हुई है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, महानगर पालिका प्रमुख को क्या कहते हैं? महानगर पालिका प्रमुख, अगर आप जानते होंगे, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, पंचायती राज के इलेक्शन, जिसे हम महानगर पालिका का चुनाव या नगर निगम चुनाव भी कहते हैं, तो वो जो चुनाव होता है उसमें महानगर पालिका का जो संस्था होती है, उसमें जो उसका हेड होता है, जो उसका मुखिया होता है, महानगर पालिका का जो प्रमुख होता है, उसे क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, या नगर प्रमुख भी कहते हैं। उसे मेयर या फिर नगर प्रमुख कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ मेयर चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं कि नगर प्रमुख, मेयर या फिर नगर प्रमुख भी उसे कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेयर या फिर नगर प्रमुख, ध्यान रखिएगा। ठीक, महानगर पालिका प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर या फिर नगर प्रमुख। अगला, राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? 1973 में। राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? 1973 1973 में। ठीक, राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना 1973 में हुई। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना कितने स्तर की है? भारतीय जो शिक्षा तंत्र है, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो कितने लेवल पर है, कितने स्तर पर है? तो 3 स्तर पर है, त्रिस्तरीय है। पूरे देश के लिए केंद्रीय, फिर राज्य और फिर संस्था लेवल पर, या कह सकते हैं लोकल लेवल पर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। जिस प्रकार से हमारी सरकार रहती है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायती यानी लोकल गवर्नमेंट, वैसी शिक्षा भी है। शिक्षा भी कैसी है? एक पहली तो होती है देश के स्तर पर, केंद्र स्तर पर, दूसरी राज्य के स्तर पर, और तीसरा जो होती है स्थानीय स्तर पर, जिसे कहते हैं लोकल भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षक के प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छे शिक्षक बनाने के लिए जो ग्रुप बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1967 1967 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1967 1967 में। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना 1967 1967 में हुई। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट 18 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 18 है, इनमें से आपको 3 आने वाले हैं गारंटी के साथ। चलिए एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज करा दूं। तो इसमें देखिए, एक प्रबंधक की छवि होनी चाहिए मेलजोल एवं भागीदारी की। विद्यालय प्रशासन का तत्व है नियोजन। राष्ट्र निर्माता कहते हैं शिक्षक को। शैक्षणिक प्रशासन का मुख्य कार्य है नियोजन। पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रधानाचार्य का कक्ष समीप में होना चाहिए, किसके भाई? कार्यालय के। विद्यालय में मूत्रालय शौचालय कहाँ होना चाहिए? प्रयोगशाला के समीप में। एनसीईआरटी का नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम सगामी क्रियाएं किस पर आधारित होती हैं? तो क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। और इसके उदाहरण देखें तो पाठ्यक्रम सगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो भाई सात्विक पाठ्य सगामी क्रियाएं हैं वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं, ये जो होती हैं सगामी पाठ्य क्रियाएं हैं। साथ ही साथ शिक्षा ही राष्ट्र की एकता का आधार है, ये कथन किसका है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। जी हाँ, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन नेहरू जी का है। अगला, आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना 1964 में। उसके पश्चात महानगर पालिका प्रमुख को क्या कहते हैं? महानगर पालिका प्रमुख को मेयर या फिर नगर प्रमुख कहते हैं। जी हाँ, उसे मेयर या फिर नगर प्रमुख कहते हैं। अगला, राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? 1973 में, 1973 में। राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना हुई 1973 में। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना कितने स्तर की है? 3 स्तर की है, त्रिस्तरीय बताया था, केंद्र, राज्य और स्थानीय। जी हाँ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये ध्यान रखना है। भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना त्रिस्तरीय, ध्यान रखिए। कौन से 3 स्तरीय भी पूछ सकता है, तो आप बता देंगे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और निजी स्तर पर नहीं कहेंगे, मुझसे कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, स्थानीय, हाँ, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर।
अगला है भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1967 में, 1967 में। भारत में मध्य प्रदेश में शिक्षकों के प्रशिक्षण की जो सुविधा स्टार्ट हुई एमपी में, तो हुई थी 1967 में, ध्यान रखना है। तो ये हो गए टोटल 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो रोककर पूरा लिख भी सकते हैं कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से 3 नंबर की गारंटी है, यहाँ से 3 नंबर आएंगे ही आएंगे, आपको 3 नंबर मिलेगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर ली, हमने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे और साथ ही साथ देखा कि कितने अंक विभाजन हैं अलग अलग प्रश्नों पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपको लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। तो वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर कैसे हैं, हम जानेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिल पाए। साथ ही साथ अगर आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में अपने सगे संबंधियों का किसी का विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, जैसे कि बीए, बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर सिर्फ बीएड या फिर सिर्फ डीएड एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपके लिए हम नए नए वीडियोस इस तरह के लेके आएंगे। हमारे यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, इन सभी चीजों का प्रवेश दिया जाता है। भारत की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी तक सैकड़ों छात्रों ने यहाँ प्रवेश लेकर डिग्री प्राप्त की है, डिप्लोमा प्राप्त किया है और अच्छे पदों पर नियुक्त भी हुए हैं। तो आप भी अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, किसी इच्छित कोर्स में संपर्क करना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, जो कि है भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन के बारे में लिखिए। भारत में जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा होती है, अभी मैंने आपको पहले बताया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि भारत में जो शिक्षा है वो कितने स्तर की है, तो मैंने बताया था त्रिस्तरीय। हम सभी जानते हैं त्रिस्तरीय भाई, पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा स्थानीय स्तर पर, 3 स्तर पर है। तो यहाँ तीसरे वाले स्तर पर पूछा। मैंने कहा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़कर आप बाकी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, उनकी मदद, इनकी वस्तुनिष्ठ की मदद से बाकी प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप आगे आने वाले बड़े प्रश्न उत्तर को उनकी सहायता से लिख सकें, इन तथ्यों की सहायता से बड़े प्रश्न उत्तर को हल कर सकें। और वस्तुनिष्ठ आसान होते याद करने में, और ऊपर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता अगर इसे हम पहले पढ़े तो पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन के बारे में लिखिए। तो हम कैसा लिखेंगे, पहले क्वेश्चन हो गया, फिर उत्तर में लिखेंगे भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन निम्नलिखित स्तर पर दी जाती है। डैश देंगे। नंबर 1 महानगर पालिका, जिसे कॉर्पोरेशंस कहते हैं, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हैं, अच्छा लगता है ऐसे लिखने से, अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नंबर 2 नगर पालिका। अभी एक एक को मैं समझाऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिए, पर देख लेते हैं 4 कौन से। महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत। महानगर पालिका को कॉर्पोरेशंस कहते हैं, नगर पालिका को सिटी बोर्ड्स कहते हैं, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और ग्राम पंचायत विलेज पंचायत, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो महानगर पालिका होती है, जिसे कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसका जो हेड अध्यक्ष मेन होता है, उसे मेयर या फिर उसके साथ सहयोग करने के लिए डिप्टी मेयर भी रखा जाता है। ठीक। दूसरा नगर पालिका, नगर पालिका जिसे सिटी बोर्ड्स कहते हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, अध्यक्ष जो होता है प्रेसिडेंट कहा जाता है, वही शिक्षा व्यवस्था संभालता है नगर पालिका में। फिर होता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसे कहते हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, उसे अध्यक्ष हेड कहते हैं, वो पूरा सिस्टम संभालता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत स्तर पर, विलेज पंचायत, वहां पर सरपंच और सचिव होते हैं और पंच होते हैं, और जो अधिकारी चुने गए होते हैं चुनाव के द्वारा वो लोग होते हैं, तो वो सब संभालते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप पहला लिखेंगे नगर पालिका, फिर इसमें लिखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, है ना, बंबई, तो इन शहरों को संभालने के लिए जो इनका शिक्षण व्यवस्था संभालने के जो बोर्ड होता है, जो डिपार्टमेंट बना होता है, संभाग बना होता है, वो होता है महानगर पालिका, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेशंस। ठीक है। मेयर, डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में ही क्या होता है, सब कुछ कार्यभार चलता है और उस शहर की, उस महानगर की शिक्षा व्यवस्था को संभाला जाता है। फिर आता है नगर पालिका। नगर पालिका में प्रेसिडेंट होते हैं। छोटे शहरों को, जी हाँ, छोटे शहरों को कौन संभालता है, सिटी बोर्ड प्रेसिडेंट संभालते हैं। उसके पश्चात आता है जिला परिषद। जिला परिषद को भाई कौन संभालता है, तो जिला परिषद को संभालने वाले जो होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष, वो लोग संभालते हैं जिला परिषद को। तो जिला स्तर पे ये लोग संभालते हैं, जिला स्तर पे यही सारा कार्यभार देखते हैं जिला स्तर पर। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और विलेज लेवल पर यानी ग्राम स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था होती है ये संभालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत,
इन अलग अलग स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को अलग अलग तरह से मैनेज किया जाता है, देखा जाता है। तो आप एक लिखकर इतना लिखिएगा, फिर उसके अंदर 4-5 लाइन की थ्योरी लिख दीजिएगा, फिर दूसरा, फिर थ्योरी, फिर तीसरा, फिर थ्योरी, ऐसा करके आप बड़ा उत्तर लिख लेंगे तो आपको 4-5 नंबर अवश्य मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधान अध्यापक की प्रशासनिक एवं शिक्षण संबंधी दायित्व बतलाइए। जो प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या भूमिका होती है, चलिए देखते हैं। पहला, प्रशासनिक भूमिका एवं दायित्व, प्रशासनिक यानी कि मैनेजमेंट, शासन। दूसरा, शिक्षण व्यवस्था संबंधी, यानी जो शिक्षण व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई ठीक, पठन पाठन का जो कार्य है ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसके प्रति दायित्व। तीसरा, शिक्षकों से संबंधित दायित्व, शिक्षक कौन सा शिक्षक कहां पर क्लास लेगा, कक्षा लेगा, किस विषय को पढ़ाएगा, किस कक्षा में जाएगा, कितने टाइम टेबल क्या है, सब कुछ डिसाइड करते हैं। छात्रों से संबंधित दायित्व, छात्रों के क्या दायित्व हैं, छात्र किस प्रकार से हैं, ये सारी दायित्व उसी का होता है। समाज के प्रति दायित्व, विद्यालय के दायित्व और शिक्षा विभाग के दायित्व, इतने सारे कार्य जो हैं एक प्रधान अध्यापक को होते हैं। हमें लगता है कि प्रधान अध्यापक बस चेयर पे बैठा होता है, ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन नहीं, ये इतने सारे कार्य करता है। उसे शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देनी होती है, जानकारी देनी होती है, साथ ही साथ शिक्षकों को मैनेज करना होता है, शिक्षकों का अटेंडेंस लगाना होता है, बहुत सारी चीजों जो है वही प्रधान अध्यापक ही कार्य करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बताइए। जो शिक्षक अभिभावक संघ है उसके कार्य क्या होंगे। पेरेंट टीचर जो ग्रुप बना होता है बच्चों का, माता पिता और शिक्षकों का, उसके कार्य क्या है। सबसे पहला तो ये ग्रुप इससे बनता है कि छात्रों की पढ़ाई का स्तर सुधारा जा सके, छात्र घर पर व्यवहार कैसा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये जानकारी शिक्षक को मिलेगी। अभिभावकों को ये जानकारी मिलेगी कि वो कक्षा में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस, उसका कार्य जो है कैसा है, ये पता चलेगा। दूसरा कि शिक्षकों का छात्रों के घर पर संपर्क हो सके, अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क हो सके, अभिभावकों का सहयोग मिले, अभिभावक सप्ताह योजना हो, साथ ही साथ ये सब बातें अगर हो सके तो इसके लिए क्या किया जाता है, शिक्षक अभिभावक संघ बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक अभिभावक संघ इससे बनाते हैं कि छात्र जो पढ़ाई कर रहा है या घर पर या स्कूल पर, इसकी जानकारी अभिभावक को होनी चाहिए, घर पर जो कर रहा है वो शिक्षक को होनी चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों के सर्वांगीण विकास में छात्रों पर नजर रखी जा सकती है, उनकी अत्यधिक सहायता की जा सकती है, साथ ही साथ उन्हें मार्ग पर लाया जा सकता है और उनका जो शिक्षण स्तर है और बढ़ सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ऐसे कारक जो शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं वो लिखना है। तो शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, देखिए पहला, विद्यालय भवन तथा कक्ष। यानी अगर मान लीजिए स्कूल में अगर विद्यालय भवन और कक्ष नहीं होंगे, स्कूल अच्छी है लेकिन स्कूल में छत टपक रही है पानी से, गर्मी में बहुत हीट होते हैं और हो सकता है पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हो सकता है एक ही कक्षा में 2 कक्षाएं लग रही हैं, कक्षाओं की कमी है, कमरों की कमी है, तो पठन पाठन कार्य प्रभावित होगा। दूसरा, शिक्षकों की उपलब्धता, पता चला है शिक्षक ही नहीं है, एक ही शिक्षक कई क्लासेस को पढ़ा रहा है, संभाल रहा है, तो उससे भी पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं होगी। शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक जो है ट्रेंड होने चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए। भौतिक संसाधन जैसे कि बोर्ड, चौक, पानी पीने की व्यवस्था, बहुत सारी खेल कूद का सामान, ज्यामिति पढ़ाने के लिए सामान, ये सब होना चाहिए। पुस्तकों की उपलब्धता, ये सब होनी चाहिए। वित्तीय संसाधन, पैसा होना चाहिए ताकि शिक्षकों को वेतन दिया जा सके। नॉन टीचिंग स्टाफ जो होगा, गैर शैक्षणिक जो स्टाफ होगा, उसको मध्याह्न भोजन के लिए, बच्चों की कॉपी किताब के लिए, ड्रेस के लिए पैसा अगर मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी, तो ही जाके शिक्षण व्यवस्था अच्छी चल पाएगी। उसके बाद 100% उपस्थिति है कि नहीं छात्रों की, शिक्षकों की, वरना पठन पाठन जो प्रभावित होगा। कई बार हमने देखा सरकारी स्कूल में शिक्षक आते ही नहीं है, बहुत देर से आते हैं, तो इससे पठन पाठन कार्य प्रभावित होता है, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहती। ठहराव की समस्या, एक ऐसा भी स्थान होना चाहिए स्कूल में जहां पर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो उसका इलाज किया जाए, उसे आराम करने की जगह दिया जा सके, या फिर कोई अधिकारी आता है तो उसे ठहरने की, अभिभावक आते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो है, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी स्कूल में, ये इनके वजह से जो पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 19, 20, 21, 22, ये 4 मैंने जो सबसे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके दम पर ही आप बहुत सारे नंबर ले पाएंगे, 15 अंक हासिल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपको अगर और वीडियो देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अन्य वीडियो मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे इकाई 2 की, इसी विषय की इकाई 2 की बात करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जुड़े रहते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, आपको इसी तरह का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। भारत की कोई भी ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस नहीं होगी जो अपने छात्रों का एडमिशन कराने के पश्चात इस तरह के डीएलएड का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छी डिग्री हासिल करें, अच्छे प्रतिशत से पास हो पाए। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी का जुड़िए, इच्छित कोर्सेज में प्रवेश लीजिए। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं दिए
दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।